नमस्कार, एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 6 में प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बारे में जेनिंग्स का एक कथन है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं, अर्थात शासन व्यवस्था सामान्य रूप से प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में सरकार क्या है। सरकार क्या है? सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम तीनों चीजों के समन्वय को ही सरकार कहते हैं। पहला है संसद, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सरकार से तात्पर्य है संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलते हैं तो सरकार, उसको हम सरकार के नाम से जानते हैं। अगर हम संसद की बात करें तो संसद के मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा पार्ट है हमारा राष्ट्रपति। ये 3 मिलकर संसद कहलाते हैं, अर्थात संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों समाहित हैं। ठीक। अगर कार्यपालिका की बात की जाए तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, कार्यपालिका का आपको पता है प्रधान होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। जहां तक न्यायपालिका की बात है तो न्यायपालिका का क्रम आपको पता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो प्रधानमंत्री के संबंध में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहां शासन व्यवस्था कैसी है? संसदात्मक है और यह ब्रिटेन से लिया गया है, वहां की संसदीय व्यवस्था से हमने अपनाया है। तो जब हम संसदात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदात्मक व्यवस्था में अगर हम शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष की बात करते हैं तो यह 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान को ही हम
नाम मात्र का प्रधान भी कहते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान, और वास्तविक प्रधान का मतलब प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान से क्या तात्पर्य है? प्रधानमंत्री से तात्पर्य है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक संवैधानिक प्रधान जिसको नाम मात्र का कहते हैं, यह कौन होता है? यह राष्ट्रपति होता है। ठीक, ये राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं, और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो तात्पर्य है जो हमने ये जो हमने ऊपर लिख रखा है, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, अर्थात जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिभ्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, वैसे ही शासन में प्रधानमंत्री के चारों तरफ पूरी शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति यह का उपबंध जो है वो अनुच्छेद 75(1) यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा या परामर्श पर करेगा। अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरी बात, भारत में ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली को अपनाया गया है। तो वहां पर क्या है, ब्रिटेन में ये परंपरा विकसित हो गई है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अब चूंकि ब्रिटेन में ये परंपरा है और इस परंपरा को भारत में भी उसी प्रकार स्वीकार किया गया है कि जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। अब यहां आपके लिए एक जो ये शब्द आया है विवेकाधिकार, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कैसे करता है या किन किन विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है, कब कर सकता है। तो कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति को यह विवेकाधिकार होता है कि वह अपने विवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ परंपराएं, प्रथाएं विकसित हुई हैं, जिनमें पहला यह है कि अगर किसी को बहुमत नहीं है तो सबसे पहले राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। तो कहा गया कि सबसे पहले चुनाव से
पहले बने हुए गठबंधन के नेता को, अगर किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा, चुनाव से पहले बने हुए जो गठबंधन है उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अगर उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया कि हम सरकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो सदन मतलब यहां लोकसभा से है, सदन में सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। और तीसरी कंडीशन बनती है कि अगर यह भी सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है सरकार बनाने के लिए, तो तीसरी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि चुनाव के पश्चात, है ना, चुनाव के पश्चात बने हुए गठबंधन के नेता को आमंत्रित करता है कि आइए आप सरकार बनाइए। और एक कंडीशन और हो सकती है जहां पर राष्ट्रपति को अपना विवेकाधिकार प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। वह अवसर तब आता है कि मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है किसी सरकार के विरुद्ध, और वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और सरकार गिर जाती है, तो वहां भी राष्ट्रपति एक चौथा ऑप्शन उपलब्ध होता है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो हमने देखा कि विवेकाधिकार का प्रयोग की जो कंडीशंस हैं, वो पहला कंडीशन बनता है अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है कि चुनाव से पहले बने हुए गठबंधन को सामान्यतया राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अगर यह इनकार कर देता है कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वह सामान्यतया सदन में सबसे बड़ा जो दल होगा उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। तीसरी कंडीशन बनती है कि अगर यह भी सरकार बनाने से मना करता है, तो तीसरी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि चुनाव के पश्चात बने हुए गठबंधन के नेता को वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। हाँ, चुनाव के पश्चात जो गठबंधन बनते हैं, अगर उसे ऐसा लगता है कि यह सरकार बनाने में सक्षम है, तो वह उन्हें आमंत्रित कर देगा। एक चौथी कंडीशन आती है कि अगर किसी सरकार के विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य, हाँ, संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, हाँ, वह राज्यसभा का भी सदस्य
हो सकता है, हाँ, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। और आप देखे होंगे कि हमारे यहां इसके उदाहरण भी मौजूद हैं। हमारे यहां सबसे सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी ये राज्यसभा की मेंबर थी जब प्रधानमंत्री बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा के मेंबर थे जब ये प्रधानमंत्री बने। तो हमारे यहां क्या था, सामान्य तौर से, लेकिन यह आवश्यक है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री का प्रत्याशी किसी भी सदन से आ सकता है, वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन उस लोकसभा में उस दल को बहुमत प्राप्त होना चाहिए। आप देखेंगे ब्रिटेन में इससे थोड़ा सा भिन्न स्थिति है। ब्रिटेन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा या जिसको ब्रिटेन में प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा का मेंबर होना आवश्यक है। अगर वह प्रतिनिधि सभा का मेंबर नहीं है तो वह प्रधानमंत्री का पद धारण नहीं कर सकता है, जबकि भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारत में वह लोकसभा का सदस्य हो तो भी प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य हो तो भी पद धारण कर सकता है। और एक तीसरी कंडीशन और बन सकती है कि अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या होगा, अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है ना। अगर वह किसी भी सदन की सदस्यता धारण नहीं करता है फिर भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। शर्त यह है कि उसे 6 माह के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करना पड़ेगा। अगर वह लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगर नहीं कर पाता है तो 6 माह के बाद स्वतः वह अपने पद से पदच्युत मान लिया जाएगा। आगे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अर्थात जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री का हमारे यहां चुनाव नहीं होता है, हमारे यहां चुनाव होता है संसद सदस्य का, और संसद सदस्य ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। तो संसद सदस्य का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का यह भी तात्पर्य नहीं है, जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तो उसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में तभी तक कार्य कर सकता है जब तक लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। और जैसे ही लोकसभा से उसका बहुमत खत्म हो जाएगा वह उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा, लेकिन वह संसद सदस्य बना रहेगा।
तो इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो अगर आपसे कहीं ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो सामान्यतः प्रधानमंत्री चूंकि संसद का सदस्य होता है और 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए वह 5 वर्ष तक शासन कर सकता है। और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का है, और वह लोकसभा का मेंबर चुना गया है या राज्यसभा का मेंबर चुना गया है, तो वह 5 वर्ष तक तो रह सकता है। लेकिन अगर उसने बहुमत खो दिया तो 5 वर्ष के पहले भी उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री को, तो 2012 से 1,60,000 रुपए ये बेसिक वेतन कितना है उसका? बेसिक वेतन 50,000 रुपए है। लेकिन भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलाकर वह टोटल लगभग 1,60,000 रुपए की सैलरी प्राप्त करता है। अब हम लोग देखें तो हमें प्रधानमंत्री को आपने समझ लिया कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। प्रधानमंत्री, अगर आप देखें प्रधानमंत्री की हम प्रायस्थिति की बात करें, कार्य एवं शक्तियों से पहले हमें प्रधानमंत्री की प्रायस्थिति के बारे में जान लेना चाहिए। तो एक चीज तो हमने जान लिया कि सरकार के 2 हेड होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। अब जब नाम मात्र की बात की जाती है तो हम वास्तव में यहां राष्ट्रपति को रखते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने हेतु सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो 74 क्या कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 आप जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो 74 क्या कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। तो यह आपको जान लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की बात की जाए कि प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करता है और प्रधानमंत्री को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। अगर हम इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री का पहला कार्य क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे हमने आपसे अभी अभी कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक। मंत्रालयों का आवंटन भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श से करता है। मंत्रियों को पद से हटाने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करता है। वह चाहे तो मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकता है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए, या वह राष्ट्रपति से मांग कर सकता है
कि उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाए या हटा दिया जाए। दोनों स्थितियां हो सकती हैं कि प्रधानमंत्री या तो मंत्रियों से सीधे इस्तीफा मांग ले कि आप अपना पद छोड़ दीजिए, या वह राष्ट्रपति के द्वारा उसे उसके पद से हटा सकता है या बर्खास्त करवा सकता है। प्रधानमंत्री का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। चूंकि हम लोगों ने अनुच्छेद 74 में देखा कि राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, नियुक्ति करेगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, इसलिए उसकी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। आगे मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित तथा उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। वह प्रधानमंत्री समय समय पर मंत्रियों को निर्देश जारी करता है कि उनको कार्य कैसे करना है, उन पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन सभी मंत्रियों में समन्वय स्थापित करता है ताकि कार्य को कम समय में बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। आगे प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो मंत्रिमंडल बर्खास्त माना जाएगा। अर्थात यह है कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा होता है। यहां एक चीज जो आपको जानना चाहिए वह यह है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों कुछ लोग पर्यायवाची के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं हैं। जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, ये सभी सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में ये सभी सम्मिलित नहीं होते हैं, बल्कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, इसलिए वह मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है और मंत्रिमंडल की भी अध्यक्षता करता है। तो आपने देखा मंत्रिपरिषद की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद की भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और मंत्रिमंडल या कैबिनेट, जिसको कैबिनेट भी कहा जाता है, कैबिनेट जो है उसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। अब हम राष्ट्रपति के संबंध में उसको जो अधिकार प्राप्त हैं हम उसके बारे में देखें। तो कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। तो आप यहां पर एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति कैबिनेट की जब
जो मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। तो मतलब ये कि मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना यह प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। अगर आप देखेंगे कि हम अनुच्छेद 78 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 78, अच्छा 78 की बात कर रहे हैं, 78 की, तो अनुच्छेद 78 यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। वह ऐसी सूचनाएं भी देगा जिनकी मांग राष्ट्रपति करता है। तो दो तरीके की सूचनाओं की बात 78 के अंदर की गई है। एक वो कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, और दूसरा राष्ट्रपति जो सूचना मांगे। तो राष्ट्रपति अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वो सूचना प्रदान करे जिसकी मांग राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद के निर्णय। तो यहां पर एक चीज आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब हम निर्णय की बात कर रहे हैं, तो निर्णय शब्द क्या इंगित करता है? निर्णय शब्द क्या इंगित करता है? निर्णय शब्द यह इंगित करता है कि यह सिर्फ सूचना नहीं है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद द्वारा लिया हुआ निर्णय है, और सामान्यतया राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का निर्णय मानने के लिए बाध्य है। उसे मंत्रिपरिषद का निर्णय मानना पड़ेगा। दूसरी बात जो कही गई कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। एकदम सही बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 53 में कि राष्ट्रपति अपने जो उसकी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। और दूसरी बात, अनुच्छेद 74 कहता है कि ऐसा जो उसके अधीनस्थ पदाधिकारी, मतलब उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं और अन्य लोग, तो वह क्या करता है कि प्रधानमंत्री उसको परामर्श देता है। जैसे मान लीजिए महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अब महान्यायवादी कौन नियुक्त किया जाएगा, इसका निर्णय वास्तव में कौन लेता है? इसका निर्णय वास्तव में मंत्रिपरिषद लेती है या मंत्रिमंडल लेता है। और चूंकि निर्णय का मतलब होता है कि निर्णय कर लिया गया, अब जब निर्णय ले लिया गया मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल द्वारा, तो वह परामर्श दिया जाता है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री उस परामर्श को मानते हुए वैसे व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर देता है। महान्यायवादी के अलावा हम कैग की बात करें, कैग जिसको
महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री। इनके अलावा बहुत सारी नियुक्तियां हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से या मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। अब अगर संसद के संबंध में हम प्रधानमंत्री के अधिकारों की बात करें, उसके शक्तियों की या उसके कर्तव्यों की बात करें, तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देने का कार्य भी कौन करता है? सत्रावसान हो या सत्र को आहूत करना हो, तो इससे संबंधी परामर्श भी कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है या संसद के सत्र का सत्रावसान करता है। दूसरा, लोकसभा विघटित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री कर सकता है। राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। यहां आपको यह जानना चाहिए कि संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक नियमित सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? नियमित, या दूसरे शब्दों में कहें अस्थाई सदन है। हाँ, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा का विघटन हो सकता है। तो लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। तो लोकसभा का विघटन जो है वो कुछ आपको जानना चाहिए कि कुछ निश्चित परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर किया जा सकता है। तो अगर इनकी तरफ हम आए तो हम पाएंगे कि पहली परिस्थिति क्या है? हाँ, लोकसभा विघटन की पहली स्थिति क्या बनती है? लोकसभा विघटन की पहली स्थिति बनती है कि जब प्रधानमंत्री सदन में अपना बहुमत खो दे। अगर वह सदन में बहुमत प्राप्त नहीं है उसको, तो सदन का या लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन उत्पन्न होती है कि जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे आप घटना देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कि वो एक वोट से सरकार गिर गई थी, अर्थात उन्होंने बहुमत को साबित करने का प्रयास किया लेकिन वह असमर्थ रहे। तो क्या हुआ? ऐसे स्थिति में भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन उत्पन्न होती है कि जब अविश्वास प्रस्ताव, विपक्षियों द्वारा सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वैसा प्रस्ताव पारित हो जाए। पारित मतलब पास हो जाए। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है।
और चौथी कंडीशन होती है कि जब नेता या प्रधानमंत्री ये इनकार कर दे लोकसभा के समक्ष जाने से, लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर दे, हाँ, कि वो जा ही, लोकसभा सदन में वो जा ही नहीं रहा है, बहुमत ना वो बहुमत के लिए वहां पर उपस्थित हो रहा है, तो अगर वह बहुमत के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है तो ये चौथी कंडीशन बनती है। लेकिन एक कंडीशन यहां आपको जानना चाहिए, जो चूंकि ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है, तो ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है? तो ब्रिटेन और भारत में जो अंतर है वह यह है कि भारत में यदि ये कंडीशन है कि प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो दे रहा है, वह अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ हो रहा है, या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जा रहा है, या वह सदन के समक्ष जाने से इनकार कर दे रहा है, तो भारत में स्थिति यह है, इसमें दो तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। एक यह कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा दिए हुए सलाह को, दी हुई परामर्श को राष्ट्रपति को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या ऐसे प्रधानमंत्री को जो इन कंडीशंस में है, इन स्थितियों में है, क्या वह राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति धारण करता है अथवा धारण नहीं करता है? तो हमने कहा कि इसमें दो मत हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि भले ही उसने बहुमत खो दिया है, या भले ही वह बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ रहा है, या उसे अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध पास हो चुका है, लेकिन वह परामर्श जो देगा राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। ये जो कंडीशन उत्पन्न हो रही है, ये विवाद जो उत्पन्न हो रहा है, तो भारत में, ब्रिटेन में तो एक स्थापित नियम है कि राजा को, ये ब्रिटेन में इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कहा गया कि राजा को प्रधानमंत्री की सलाह मानना पड़ेगा, भले ही ये स्थितियां हो, उसने अपना बहुमत खो दिया हो, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, वह बहुमत ना सिद्ध कर पाया हो, लेकिन अगर वह कोई परामर्श देता है तो राजा को मानना पड़ेगा। लेकिन भारत में क्या है? भारत में राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात भारत में राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। आप कहें कि उसे एक विशेषाधिकार ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाता है कि वह चाहे तो प्रधानमंत्री की बात मान ले, या अगर वह नहीं, उसको लगता है कि अभी सरकार का निर्माण हो सकता है, तो वह प्रधानमंत्री की बात को टाल भी सकता है, उसमें बाध्यता नहीं है मानने के लिए। अब हम बात करें अन्य, ये तो आपने देखा, इसके अलावा भी कुछ अन्य शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं, या कुछ अन्य कार्य भी, महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना आयोग। ये योजना आयोग जो है, अब इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राज्य जल परिषद, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सभी आज जो ये परिषद हैं, इन सब की अध्यक्षता करता है। अर्थात इनकी जब मीटिंग होती है, इनकी जब बैठकें होती हैं, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक।
अगला वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब हमारे यहां कोई विवाद होता है तो यह कहा जाता है कि इस पर प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना चाहिए। प्रधानमंत्री वक्तव्य दे या प्रधानमंत्री जो बोलता है यह मान लिया जाता है कि वह केंद्र सरकार बोल रही है, केंद्र की शासन सत्ता बोल रही है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। उसके बाद विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जैसे आपको यह लग सकता है कि विदेश नीति मुख्य रूप से विदेश मंत्री का काम है, लेकिन आप देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बहुत सारे देशों का दौरा करता है, बहुत सारे देशों से संधि करता है, बहुत सारे देशों से समझौता करता है, और चूंकि विदेश नीति पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल का होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, इसलिए विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और कहा गया कि सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। तो सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होने का तात्पर्य है कि जब हम सेना की बात करते हैं तो हमने सेना के संबंध में बात किया था, तो आपको याद आएगा कि आपने तो पढ़ा था कि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति कैसा प्रधान है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। तीनों सेनाओं का संवैधानिक सेनापति है, संवैधानिक प्रधान है। जबकि प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनैतिक प्रधान है, अर्थात राजनीतिक रूप से तीनों सेनाओं को आदेश जारी करना हो, निर्देश जारी करना हो, इन सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। जब हम बात ये, आप इस चीज को एकदम स्पष्ट रहिएगा, जब हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सलाह देता है तो एक्चुअल में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सलाह नहीं होती है। यह प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सलाह नहीं होती है, बल्कि यह सलाह किसकी होती है? यह सलाह मंत्रिमंडल की होती है ना? यह सलाह मंत्रिमंडल की होती है, यह प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सलाह नहीं होती है। तो इसी के साथ आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्य है, जो इस प्रधानमंत्री की परिस्थिति है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और शासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा, या आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल द्वारा। और उस मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि यह निर्णय प्रधानमंत्री का है, परामर्श यह प्रधानमंत्री का है। चूंकि संपूर्ण मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए जाता है और उसको मंत्रिमंडल द्वारा लिए हुए निर्णयों से अवगत कराता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री अच्छे से समझ में आया होगा। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।